रवि अपनी माँ के साथ रहता था। अब रवि की उम्र हो गई थी शादी लायक, इसलिए शांति देवी अपने बेटे के रिश्ते की हर जगह बात चलाया करती। लेकिन बेचारा रवि अपनी माँ की पसंद की शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई और था। फिर ऐसे ही एक दिन रवि अपनी माँ के पास आता है और उनसे बात करता है। माँ, मैं ये कह रहा था, आप अभी से लड़की क्यों देख रही हैं? मेरा मतलब है, शादी तो है, कर लेंगे 1-2 साल में शादी। मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। बेटा, तू नहीं भागा जा रहा है, लेकिन तेरी उम्र तो भागी जा रही है। अब शादी ब्याह उम्र से हो जाए तो सही है, नहीं तो एक बार उम्र निकल गई ना तो शादी होना मुश्किल हो जाता है। वैसे माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। हाँ हाँ, बोल रही, बोल। क्या? माँ, अगर मैं कहूँ मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ तो? अरे, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तू नहीं जानता कि लव मैरिज कितनी खराब होती है? लव मैरिज में अक्सर शादी टूट ही जाती है। माँ, शादी हमेशा दो लोगों पर डिपेंड करती है। अगर शादी चलनी होगी तो दो लोगों पर भी चल जाएगी, लव मैरिज वाली भी। और अगर शादी टूटनी होगी तो अरेंज मैरिज वाली भी टूट जाएगी। माँ, बस आप एक बार कविता को देख तो लीजिए। अब रवि की बात सुनकर शांति कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप वहां से चली जाती है। समय गुजरने लगता है और गुजरते समय के साथ शांति रवि से बातचीत करना बंद कर देती है। अब यह देखकर रवि उदास हो जाता है और एक दिन कविता से फोन पर बात करता है। कविता, हमें लगता है हमारा रिश्ता यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? हमारा रिश्ता कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है जो यहीं पर खत्म कर दे। कविता, मेरी बात नहीं समझ रही हो तुम। मैं अपनी माँ को तकलीफ नहीं दे सकता, जिन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता। मेरी माँ के पास मेरे अलावा कोई भी नहीं है। रवि, प्लीज माँ से एक बार बात करके तो देखो। हमारा इतने दिनों का रिलेशन तुम एक क्षण में तोड़ दोगे। आई एम सॉरी कविता, बाय। अब फोन रखने के बाद रवि रोने लगता है और दूर खड़ी शांति यह सब देख रही थी। अब एक लड़की के लिए अपने बेटे को इस तरह रोता देख शांति का दिल पिघल जाता है और वो अपने बेटे के पास आती है। रवि, तू रो रहा है? नहीं, नहीं तो माँ, किसने बोला? मैं नहीं रो रहा। माँ हूँ मैं तेरी, और कोई भी बच्चा अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकता। और ये मत सोचना कि मुझे कुछ पता नहीं है। मैं तेरी सारी बात सुन चुकी हूँ। कल कविता को घर ले आना, यही नाम है ना उसका? मैं कल इंतजार करूंगी उसका। अब अपनी माँ के मुंह से कविता का नाम सुनकर रवि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और रवि की मुस्कुराहट को देखकर उसकी माँ रवि के दोनों गालों पर हाथ रखती है और मुस्कुराते हुए बोलती है। जब मेरा बेटा मेरे लिए अपने प्यार को छोड़ सकता है, अपनी खुशी को छोड़ सकता है, तो मैं अपने बेटे के लिए अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ सकती? थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। अब अगले दिन बिना कोई देरी किए हुए रवि कविता को अपने घर ले आता है अपनी माँ से मिलवाने। कविता का नेचर और उसका प्यार भरा स्नेह देखकर शांति को कविता पसंद आ जाती है और वो शादी के लिए मान जाती है। अब देखते ही देखते बहुत ही जल्द रवि और कविता की शादी हो जाती है। शादी के बाद कविता अपनी सारी जिम्मेदारी तो संभाल लेती है, लेकिन अगर वो किसी चीज में रह जाती है तो वो है खाना बनाना। जी हाँ, कविता को खाना बनाना नहीं आता था और ऐसे में ही शांति एक दिन कविता को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है। कविता, तुम बहुत थकी हो क्या? कई दिन हो गया घर में कुछ अच्छा नहीं बना, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना आज घर में हम कुछ अच्छा बना ले। हे भगवान, मैं दाल चावल बना लूं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो कुछ आता ही नहीं बनाना, और माँ जी हैं कि कुछ अच्छा बनाने को बोल रही हैं। अरे बहू, क्या सोचने लग गई तू? नहीं नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं सोच रही। बताइए ना क्या बनाना है। एक काम कर, आज ना तू पनीर पुलाव और मीठे में खीर बना ले। हे भगवान, इतना सारा खाना मैं कैसे बनाऊंगी? क्या बहू, कुछ कहा क्या तूने? नहीं नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं ये कह रही हूँ कि
हाँ हाँ, आज यही बना लेते हैं, यही बना लेते हैं। आइडिया आपका बुरा नहीं है, बहुत दिन हो गए हैं ऐसा खाना खाए हुए। फिर ऐसा बोलकर मुंह बनाते हुए कविता अपने कमरे में चली जाती है और मुंह बनाकर बैठ जाती है। फिर कुछ देर बाद जब रवि अपनी बीवी के पास कमरे में आता है तो कविता का उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे पूछता है, अरे क्या हुआ कविता, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? उदास होने का रीजन ही ऐसा है, अब ऐसे में उदास ना हूँ तो क्या करूँ। अरे पर हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। आज माँ जी ने मुझे पुलाव, पनीर और मीठे में खीर बनाने को बोला है, और तुम जानते हो ना मुझे कुछ बनाना नहीं आता। अब समझ में नहीं आता कि ऐसे में क्या करूं। अगर माँ जी को पता चल गया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो वो मुझे अपनी बहू नहीं मानेंगी। इतनी मुश्किल से तो उन्होंने मुझे अपनाया है, अब मैं नहीं चाहती कि वो नाराज हो। अब कविता की परेशानी देखकर रवि परेशान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी वो कविता के गालों पर हाथ रखकर कहता है, कविता तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। अब रवि की बात सुनकर कविता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और इसके बाद वे दोनों चले जाते हैं कमरे में। अब किचन में जाने के बाद रवि और कविता खाना बना रहे थे, लेकिन कविता बार बार कोई न कोई गलती कर देती थी। अब ये सब देखकर रवि उसको दूर रहने के लिए कहता है और अकेले ही सारा खाना बना लेता है। फिर कुछ देर बाद जब सब खाना खाते हैं तो शांति अपनी बहू के खाने की तारीफ करती है। वाह बहू, खाना तो तूने सच में बहुत अच्छा बनाया है। मन कर रहा है कि सारा खाना अभी खा जाऊं, लेकिन पेट मेरा छोटा सा है। अब अपनी सास की बात सुनकर कविता खुश तो हो जाती है, लेकिन सिर्फ अपनी सास को दिखाने के लिए। अब खाना खाने के बाद कविता जब अपने पति के साथ कमरे में जाती है तो वह उदासी भरे स्वर में कहती है, रवि थैंक यू, आज तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन कब तक तुम मुझे ऐसे बचाते रहोगे? एक न एक दिन माँ जी को तो सब पता चल ही जाएगा। नहीं कविता, ऐसा नहीं है, मैं कभी माँ जी को पता चलने ही नहीं दूंगा कि खाना तुम नहीं मैं बनाता हूँ। अब रवि की बात सुनकर कविता और रवि एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब इसी तरह समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ साथ रवि अब ऑफिस का भी काम करता और घर में रसोई का भी काम करता, और इन सब में रवि बहुत थक जाता था और उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि अब वह अपनी माँ से बैठकर बात करे। अब वो इतना कहाँ बिजी रह रहा था, यही जानने के लिए शांति देवी अपने बेटे के कमरे में आती हैं। वहां पहुंचकर वो देखती हैं कि रवि और कविता आपस में कुछ बात कर रहे थे। रवि अब तुम इस तरह तो परेशान हो जाओगे, मैं तुमसे कह रही हूँ मुझे खाना बनाना सिखा दो। तुम सुबह खाना बनाते हो, फिर ऑफिस जाते हो, फिर घर आकर खाना बनाते हो, और माँ जी के उठने से पहले तुम खाना बनाकर रख देते हो कि पता न चले कि मैं खाना नहीं बनाती। और इन सब में तुम कितना थक जाते हो। देखो कविता, मैं मानता हूँ कि मैं थक जाता हूँ, लेकिन तुम्हें खाना बनाना सिखाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अब जितनी देर में मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा उतनी देर में मैं खुद तैयार होकर ऑफिस चला जाऊंगा। देखो, जिस दिन मेरी छुट्टी रहेगी और माँ घर पे नहीं रहेगी ना, उस दिन मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। क्योंकि अगर माँ को पता चल गया कि तुम खाना नहीं बना पाती तो हम दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे। अब रवि की ये बात सुनकर शांति को बहुत दुख होता है और वह रवि की बात को काटते हुए कहती है, रवि तुझे ऐसा लगता है कि अगर सच पता चला तो मैं तुम दोनों के रिश्ते को तोड़ दूंगी, मैं बहू को इस घर से निकाल दूंगी। अरे बेवकूफ, मैं सच में ऐसी होती तो मैं इस शादी के लिए कभी राजी होती ही नहीं। अब अपनी माँ की बात सुनकर रवि और कविता हैरान हो जाते हैं। माँ आप यहाँ कब आई? आपने हमारी बात सुन ली? हाँ, मैंने तुम दोनों की बात सुन ली। शायद मेरी ही गलती है कि मैं तुम दोनों को समझ नहीं पाई। मैंने खुद को इतना स्ट्रिक्ट दिखाया कि तुम दोनों मुझे अपनी माँ के अलावा एक दोस्त कभी समझ ही नहीं पाए। अरे क्या हुआ, बहू को खाना बनाना नहीं आता तो मुझे एक बार बोल कर तो देखते, मैं बहू को खाना बनाना सिखा देती। लेकिन तुम लोगों ने कभी मुझे अपनी परेशानी शेयर ही नहीं की। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि कोई बात नहीं। आज जिस जगह तू है ना,
उस जगह मैं भी पूरे 25 साल पहले थी। मतलब मतलब यही कि जैसे तुझे खाना बनाना नहीं आता, तू रवि से खाना बनवाती है, वैसे ही मैं भी तेरे स्वर्गवासी ससुर से खाना बनवाती थी, क्योंकि मुझे भी खाना बनाना नहीं आता था। लेकिन समय के साथ उन्होंने मुझे खाना बनाना सिखा दिया। अब शांति की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और सबको ये तो पता था कि शांति दिल की अच्छी है और इस तरह फिर शांति अपनी बहू को खाना बनाना सिखा देती है।